और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, सूरज कुमार। सूरज पिछली बार भी जुड़े थे। स्वागत है सूरज। बताइए, आज आप क्या नमस्ते। पूछना चाहते हैं? जी, नमस्कार। अगले 5 सालों के लिए कैम्प्स में एंट्री कर सकता हूँ अभी? सीएएमएस, कैम्प्स में एंट्री करना चाहते हैं। पहले ये बताइए, आपने इस पर अगर नज़र जमाई है, तो उसका कारण क्या है? सोमेश अपनी राय देंगे, लेकिन पहले आप अपना व्यू पॉइंट बताइए कि ये शेयर अगर आपकी नज़र में आया है, तो क्यों आया है? इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से कि जितने भी म्यूचुअल फंड आजकल खूब हो रहे हैं, तो सारा वो रेगुलेटर करता है। 69% जी। उसकी हिस्सेदारी है म्यूचुअल फंड का, इसलिए इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से उसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं। अभी समय कैसा रहेगा? जी, बिल्कुल। सोमेश, म्यूचुअल फ़ंडों का धंधा बढ़ता ही जा रहा है। हर महीने आपको चाहे एसआईपी के नंबर्स हों, न्यू फ़ोलियोज़ के नंबर्स हों, उनका ए एयूएम टोटल जो है कुल मिलाकर के पूरी इंडस्ट्री का 52-53 लाख करोड़ रुपए के आस-पास पहुँच चुका है और ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो आज की तारीख में तो तस्वीर एकदम अच्छी हरी-भरी दिख रही है। लेकिन कुल मिलाकर के है तो मामला बाज़ार के उतार-चढ़ाव वाला ही ना। तो बाज़ार में हर तरह के साइकिल आते-जाते रहेंगे। तो क्या कैम्प्स के लिए सदाबहार धंधा है या ये भी एक साइक्लिकल धंधा रहेगा? और अगर ये लंबी अवधि के लिए 5 साल के हिसाब से सोच रहे हैं, तो क्या ये सही चुनाव है आज की तारीख में इन भावों पर? ओके। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक-एक बिल्कुल। तोड़ने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़, जो सूरज की सोच है इसके पीछे, वो ठीक है। मतलब आप एएमसी के प्रॉक्सी के तरह से इसको देख सकते हैं, क्योंकि एएमसी के स्टॉक्स में भी सबके अलग-अलग यूएसपीज़ हैं, स्ट्रेंथ हैं। अब निप्पॉन का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, बाकी यूटीआई एएमसी का अलग है, सबका अलग-अलग स्ट्रेंथ है। ओके? तो अगर आप एएमसी का एक प्रॉक्सी प्ले लेना चाहें तो ज़रूर कैम्स एक प्ले बन सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि सिक्लिकल चीज़ें होती हैं। अगर ओवरऑल आप मुझे पूछेंगे तो 5 साल 10 साल के लिए क्या कैम्स नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए, बिकॉज़ जब 50 लाख करोड़ का एयूएम क्रॉस कर गया है अ अ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, मतलब अभी तो लोग जागे हैं। तो अभी तो बहुत लंबा चलना है और आने वाले समय में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अब धीरे-धीरे लोगों में ये जागरूकता बढ़ रही है कि बैंक एफडी से कुछ होने वाला है नहीं, इन्फ्लेशन का आधा रिटर्न मिलने वाला है। तो बाकी जो बैलेंस है उसको आपको फंडिंग करना पड़ेगा, कंज्यूमर लोन या जैसे भी फंडिंग ही करना पड़ेगा। तो ये जागरूकता के कारण लोग अब इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में डिस्पोजेबल इनकम और बढ़ेगा, तो डिस्पोजेबल इनकम का और बड़ा प्रोपोर्शन भी म्यूचुअल फंड में आएगा, डायरेक्ट इक्विटी में आएगा। तो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में इनकी ट्रैजेक्टरी बनती है, बिल्कुल बनती है। लेकिन ध्यान देने की बात ये है सूरज कि एक जब लंबा रास्ता चलते हैं ना, जब आप लंबे रास्ते पे गाड़ी चला रहे होते हैं ना, बीच में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, कहीं-कहीं पे तो गाय-बकरी भी मिल जाते हैं। तो उन सब को आप मिलते हुए, रुकते हुए, मल्टीपल साइकिल्स को राइड कर पाएँगे कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ जितनी जल्दी सेंटिमेंट अपबीट होता है ना, उसके डबल स्पीड से सेंटिमेंट मार्ड होता है, मतलब सेंटिमेंट खराब होता है। तो अभी तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे मार्केट 5% गिरेगा, स्टॉक 10-15% गिरेंगे, उसके बाद बेयर मार्केट आ गया क्या, वो शुरू होगा। तो ये अगर आप मल्टीपल साइकिल्स राइड कर सकते हैं, ये सब क्वालिटी स्टॉक्स हैं और इकोनॉमी साइकिल के हिसाब से चलते हैं। डिस्पोजेबल इनकम के हिसाब से और बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर डाउनवर्ड है तो और इनके लिए फ़ायदा होगा। 5 साल के हिसाब से नो क्वेश्चंस, देयर इज़ नो क्वेश्चन। बट बीच के जो चढ़ाव और उतार हैं, उसको आप झेल पाएँगे क्या? वो देखने की बात है। प्लस वैल्यूएशन उतना कम्फर्टिंग इस लेवल पे नहीं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आज एक सेंटेंस बना, डर का माहौल बन रहा है क्या? अगर सही में बन रहा है, तो उस डर के माहौल में अगर 10-1% ये गिरा तो आप हिम्मत दिखाइए। लेकिन जब डर के माहौल में भी नहीं गिरे तो हिम्मत नहीं दिखाना चाहिए, अपने समय का वेट करना चाहिए, अपने समय पे चीज़ें, अपने दाम पे चीज़ें मिलती हैं। जी। तो फिर आज 3000 के ऊपर के भाव पर क्या ये लेने लायक है? अगर ले रखा है सूरज, मैं भूल गया, आपने ले रखा है या लेने की सोच रहे हैं? नहीं, लेने की सोच रहे हैं। जी, तो क्या 3000 के ऊपर के भाव पर लें और अगर लें, तो फिर का रिस्क मैनेज करने के लिए कौन-सा लेवल ध्यान रखें? जी, मुझे ये नहीं पता कि मार्केट में यहाँ से रनिंग करेक्शन आएगा कि नहीं। जस्ट इन केस अज़्यूम
कि रनिंग करेक्शन आ गया, तो इसका जो बढ़िया बाई है ना, वो आपको 2850 से 2900 के रेंज में है, जो बढ़िया वाला बाई मैं कह रहा हूँ, जहाँ से आपको सोचना चाहिए कि फिर से इसमें रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आ सकती है। एक बात ये भी है कि अब कल और आज का कैंडल का लो ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट मान के चलिए ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। रहेगा कि नहीं पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आता है या नहीं आता है। मान लेते हैं कि मार्केट में करेक्शन आता है, तब तो फिर 2900 के तरफ ही इसका सपोर्ट आएगा और वहाँ पे भी इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मार्केट में ओवरऑल करेक्शन कितना होगा। फिलहाल इतना दिख रहा है कि 2850 50 पॉइंट ऊपर नीचे रनिंग करेक्शन का सपोर्ट आ जाना चाहिए। ओके, 2900 पे भी आ सकता है, 2800 भी जा सकता है। जी। 2850 एक मिडल पॉइंट है, वहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहीं से पलट गया तो कल और आज का बॉटम जो है ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके जा सकता है। सेफ्टी 2800 की तरफ ज़्यादा रहेगी, ये मुझे समझ में आता है। यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी-सी कम रहेगी, क्योंकि करेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और आज और कल का लो ब्रीच हुआ, तो करेक्शन टुवर्ड्स 2900, 2850, 2800 हो जाना चाहिए। मान लेते हैं कि आप वहाँ पे ले लेंगे या नहीं लेंगे, उसका फैसला हम उस समय करेंगे। क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट में डीपर करेक्शन होगा, तो हो सकता है फर्दर 10% भी जाए, बिकॉज़ बहुत महँगा प्राइस अर्निंग पे भी ट्रेड हो रहा है ये। इतना भी महँगा नहीं है कि आधा हो जाएगा, लेकिन 10-15% वाला कूल ऑफ के लिए तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव ज़रूर है। तो उसकी इवैल्यूएशन फिर से उस समय करा लीजिए। अभी तक ये व्यू रखिए कि ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से आज और कल का सपोर्ट काम करना चाहिए लॉन्ग अगर करना है तो। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा 1 दिन 2 दिन इवैल्यूएट कर लीजिए, उस लेवल का वेट कर लीजिए। जी। सूरज, उम्मीद है आपको जो जवाब चाहिए था मिल चुका है। जी, धन्यवाद।